नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम, जी हाँ, जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। हमेशा से हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी नाज़रीन और ख़ास तौर पर ख़वातीन को उम्दा से उम्दा जानकारियों से फैज़याब करवा सके। तो आज का हमारा प्रोग्राम भी उसी तरह से बेहतरीन बनेगा हमारे ख़ास मेहमान अमित जी के साथ। अमित जी एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हैं, तो फ़ैशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे अमित जी आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, राइट? तो आपके पास आपने जब भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया, बहुत सारे जो स्कोप्स होते हैं, हमारे जो यूथ हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में? स्कोप की अगर देखिए मैं बात करूँ तो स्कोप तो बहुत ही वाइड है, चाहे वो मेल्स के लिए हो फीमेल्स के लिए हो, बिकॉज़ ये फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें स्कोप बहुत है। इधर आप एक डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद आप मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, कोरियोग्राफर भी बन सकते हैं, स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त की कमी होने के कारण बॉलीवुड या जितनी भी टीवी एक्ट्रेसेस हैं उनको अपनी स्टाइलिस्ट के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई। सो ऐसा नहीं है कि उसमें खाली फीमेल्स ही चाहिए, मेल्स भी आगे बढ़ कर के बहुत कुछ अपना पैशन दिखा रहे हैं। और प्लस इसमें आप फैशन फैकल्टी भी बन सकते हैं। दिल्ली में बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फैशन के कोर्सेज़ लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें मतलब स्कोप की तो अनलिमिटेडनेस है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा स्कोप है। उसमें इधर आप एक्सपोर्ट हाउस में भी एज अ क्वालिटी कंट्रोलर जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर मर्चेंडाइज़र का भी बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि ये सारे टर्म्स और जो ग्लॉसरीज हैं ये सब कहीं ना कहीं फैशन फील्ड में अपने आप में ही बहुत वाइड स्कोप है इन सभी चीज़ों का। तो यूथ को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप में ये पैशन है, और इवन हाँ आजकल जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है फैशन में वो इलस्ट्रेटर का चल रहा है। स्केचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पहले 20 साल पहले ऐसा स्कोप नहीं था कि लोगों को स्केचिंग नहीं पता था, मतलब उसमें टर्म्स सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, हिस्ट्री ऑफ फैशन, बेसिक डिज़ाइनिंग, लोगों को नहीं मालूम चलता था। लेकिन अब एडवांस इतना हो गया है, स्कोप बहुत बढ़ गया है कि पर्ल हो गया, निफ्ट हो गया, तो ये सब 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट्स के कोर्स सभी को करा रहे हैं। तो उसमें आप अगर किसी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते हैं तो आप एज ए इलस्ट्रेटर की भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो आप यू कुड बी इलस्ट्रेटर एज वेल। और इधर आप किसी सेलिब्रिटी का मेकअप भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ब्यूटी का बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिकॉज फैशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सभी स्कोप में अपने आप में ही एक अलग ही, अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि मुझे इस चीज़ में करना है, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसमें भी आपका मुकाम या किस्मत आजमाई जाए तो आप उस स्कोप में आप अपने को ज़रूर करिए, क्योंकि युवाएं बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम फैशन डिज़ाइनर ही बनेंगे तो वो उसी पे ही स्टिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप उसमें आगे बढ़िए, बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल करा रही हैं और डिग्री कोर्सेज भी हैं, तो वो आप सब कीजिए। तो अमित जी जिस तरीके से आपने बहुत लंबी लिस्ट मुझे लगता है बहुत बताई है, क्योंकि जिस तरीके से फैशन डिज़ाइनिंग एक टर्म बन जाता है तो लोगों के दिमाग में अक्सर यही बात आती है कि फैशन डिज़ाइनिंग यानी आप जो ड्रेसेस डिज़ाइन करेंगे या आप रैम्प पर काम करेंगे। तो मुझे लगता है इलस्ट्रेटर, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो छुप कर रह जाती हैं। तो इसके साथ मुझे लगता है यूथ के पास एक बहुत वाइड आस्पेक्ट अभी तक बन चुका होगा कि वो किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब कोई स्टूडेंट या यूथ पढ़ाई करता है फैशन डिज़ाइनिंग की, उसको ऑप्ट करता है, तो जैसे ही वो कोर्स ख़त्म हो जाता है सबसे पहला सवाल और जो उनके जहन में आता है वो होता है इंटर्नशिप किस तरीके से शुरू करें। जैसे आपने कहा कि आप एक्सपोर्ट हाउस में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो इंटर्नशिप है वो किस तरीके से और कहाँ से शुरू करनी चाहिए? तो देखिए, अगर इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं तो इंटर्नशिप में भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, सभी के लिए हैं। इधर जैसा मैंने स्टार्टिंग में स्कोप की बात करी, तो आप उसमें एज अ मर्चेंडाइज़र भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इंटर्नशिप का रूल्स होते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट हाउस केवल उन्हीं को ही हायर करेगा अपने इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप मीन्स कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसमें सबसे पहली बात कि उसमें वो पेड नहीं होता। जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं
डिज़ाइनर सिर्फ इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि आप किसी के अंडर काम करके आप कुछ सीख रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी तो आई थिंक फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से मैंने 10 डेज़ की इंटर्नशिप ली थी। तो वो 10 डेज़ की इंटर्नशिप से जो मुझे बूम मिला इस इंडस्ट्री में, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंटर्नशिप डिपेंड्स कि आपके उसमें कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आपके कितने लिंक्स हैं। क्योंकि आजकल जॉब प्लेसमेंट की कमी बहुत है, चाहे वो पर्ल की बात करूं, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो प्लेसमेंट की कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, यूथ को दिक्कत आती है कि भाई हमने तो लाखों रुपए खर्च कर दिया, फीस हमने बहुत ज़्यादा भर दी है, और लेकिन उसके बाद काम नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रही है, तो सीधी जॉब नहीं लगती। तो इसलिए ये इंटर्नशिप जो है ट्रेंड में है। तो आप किसी फैशन डिज़ाइनर को अप्रोच कर सकते हैं, किसी एक्सपोर्ट हाउस में आप अपनी इंटर्नशिप ले सकते हैं, और इवन अपैरल्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी डिस्प्ले विंडोज़ जैसे कि आप बड़े बड़े शोरूम्स, आउटलेट्स में देखते हैं, तो वो भी एक क्रिएटिव है, उसके भी स्टूडेंट्स को पैसे मिलते हैं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, कौन सा ट्रेंड किस तरीके से। जैसे विंडो शॉपिंग अज़ा की बात करें, हम बड़े शोरूम्स पे बात करें, तो एक डिस्प्ले विंडो होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड दी अपैरल मर्चेंडाइजिंग। तो उसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इंटर्नशिप में ये कभी भी कंफ्यूज ना होए कि नहीं मैंने तो फैशन की डिग्री ली है तो बस मेरे को तो बुटीक पे ही करना है या मुझे एक्सपोर्ट में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप मींस इंटर्नशिप, कि आप चाहे वो एक्सपोर्ट से कुछ गेन करें, चाहे वो किसी डिज़ाइनर के उसमें आप गेन करें, चाहे वो आप किसी भी इंडस्ट्री का, कोई भी इससे ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जस्ट गो फॉर इट। अमित जी, मेरा अगला सवाल ये, हमने बात की यूथ की, और हमारे पास बहुत जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, घर पर रहती हैं, उनके अंदर भी थोड़ा जज्बा होता है कि वो इस जो लाइन है अपने आप को सुंदर बनाएं, ग्लैमरस दिखने की कोशिश करें। तो उनके लिए आपके पास क्या सलाह है, करियर वाइज भी, कि अगर वो करियर शुरू करना चाहती हैं, या वो डेली कैजुअली किस तरीके से अपने आप को और सुंदर बना सकती हैं? जैसे कि आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, क्योंकि एज बीइंग एज अ डिज़ाइनर मेरे पास बहुत सी जो हाउसवाइफ्स हैं, वो उनके अंदर एक ड्रीम है क्योंकि जब वो सबको देखती हैं कि भाई देखो, ज़रूरी नहीं है कि इसमें किसी कास्ट रिलीजन की कोई बात हो, क्योंकि आजकल ग्लैमर इंडस्ट्री में सबको आना है। अब ये एक हॉड़ मच चुकी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो बहुत प्रिटी मच दिल्ली साउथ एक साइड की हो गई, या आपका नारायणा की हो गई। बहुत सारे ऐसे ऐसी क्वेरीज मेरे पास आती है कि उनको सर पेजेंट करना है, उनको एक मॉडल बनना है, उनको एक इन्फ्लुएंसर बनना है। क्योंकि देखिए हाउसवाइफ्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर सोर्स ऑफ इनकम और अपनी जनरेट करनी है तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। इन्फ्लुएंसर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ब्रांड्स के साथ कनेक्शन अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, आपको अपनी पब्लिसिटी, सोशल मीडिया हैंडलर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन भी हाउसवाइफ्स बहुत कुछ कर रही हैं, प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, अपना मेकअप का भी कुछ कर रही हैं। तो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में अपना लक आजमाइए, और ब्रांड प्रमोशन में आप अपना लक अपनाइए। प्लस जिनको ये इमेजिनेशन ड्रीम है ना कि भाई मुझे कोई टाइटल होल्डर जीतना है, मिस यूनिवर्स के पेजेंट्स होते हैं, बिकॉज आजकल बहुत सारे प्लस साइज़ के भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरी जर्नी में मैंने 17 ब्यूटी पेजेंट्स जो भी जज किए हैं वो सब मिसेस, क्योंकि पहले खाली मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया ना मिसेस का लिए नहीं होता था, दैट प्लेटफॉर्म इज ओनली फॉर मिस, तो उसमें केवल टीनेजर्स ही आती थी। लेकिन आजकल मिसेस का भी बहुत है, मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स, मिसेस ये, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है, और वो पेजेंट्स इतने वाइड स्कोप पर हो गए हैं, तो उसके लिए भी आप उसमें अपना लक आजमा सकती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और पोर्टल्स बहुत सारे, सब कुछ सोशल मीडिया पे, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आप उस पर अपना लक आजमाइए, देखिए। और रही बात मेकअप आर्टिस्ट की, क्योंकि बहुत सी हाउसवाइफ्स ये चाहती हैं कि हम एक छोटा सा स्टूडियो खोल लें या मेकअप आर्टिस्ट बन जाएं, लेकिन विदाउट डिग्री, विदाउट डिप्लोमा, मैं सभी हाउसवाइफ्स को यही सजेस्ट करूंगा कि बिना किसी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा के, आप किसी के कहने से इन्फ्लुएंस होकर के आप वो लेबल अपने पे मत लगाइए कि हाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हूँ या मैं बन गई हूँ। अगर मैं नामी गिरामी मेकअप आर्टिस्ट की भी बात करूँ तो बहुत से दिल्ली में मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके 20 साल बाद उनका वो ब्रांड चमका है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बट इट्स गुड।
जी बिल्कुल अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और जानकारी भी दी कि किस तरीके से अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाहती हैं तो उसके लिए डिप्लोमा और कोई एक रिकग्निशन सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्ड फील्ड है या आपका जिसमें आपका पैशन है आप उसमें आगे बढ़ सकती हैं। तो अब अमित जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल बहुत ट्रेंड्स जो है मार्केट में आ चुके हैं, तो ऐसे कौन से फैशन ट्रेंड्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है या आम जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है? देखिए, ट्रेंड सेटर की अगर मैं बात करूं तो मेरा मानना तो ये है कि आप जो भी फैशन करें वो कभी भी किसी को कॉपी देख करके ना करें कि उसने ये पहना है तो ये मेरे पे अच्छा लगेगा। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी कि जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल दिखे, क्योंकि स्टाइल वो होता है जो आप खुद पहने और वो स्टाइल पूरी मार्केट में, या जैसे हम बॉलीवुड को कॉपी करते हैं, सेलेब्स को कॉपी करते हैं, या उन्होंने लहंगा पहना है। अभी ट्रेंड्स की तो देखो बहुत, इसका भी एक बहुत वाइड टर्म है, एक टर्म है टर्म्स इसका भी, कि कभी भी किसी का कॉपी किया हुआ फैशन अगर आप पहनेंगे तो वो मास फैशन में जाएगा। प्लस साइड बाय साइड अगर आपको अपना खुद का कोई ट्रेंड बनाना है तो ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट सिलवेट्स, क्योंकि सिलवेट्स के ऊपर, या वैसे अगर मैं बात करूं तो 90s का फैशन दोबारा आ रहा है, 80s का भी आ रहा है। लोग अब आजकल कुछ, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द वुमेन्स चॉइस कि विद दे आर कंफर्टेबल इन द कैजुअल्स और दे आर फीलिंग कंफर्टेबल इन वेस्टर्न, उनको अच्छा लग रहा है तो बॉडी को देखते हुए, अपनी पर्सनालिटी को देख करके वो ट्रेंड एक्सेप्ट करें और वो ट्रेंड बनाएं, ताकि आपको देख करके वो मार्केट में ट्रेंड ऐसा हिट हो जाए कि हाँ उन्होंने पहना था। जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं दीपिका पादुकोण ने ये पहना, हमें वैसा साड़ी चाहिए, हमें वैसा करीना कपूर वाला ब्लाउज चाहिए। तो दे आर द ट्रेंड सेटर्स, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टाइल्स विच जो मास लोगों में हम जैसे लोग जो हैं कॉपी उसको करते हैं। तो एज अ डिज़ाइनर मैं यही बोलूँगा सभी हाउस वाइफ्स को कि ड्रीम पैशनेट तो देखो सब में होता है, सबको ग्लैमरस ब्यूटीफुल सबको दिखना है। लोग सोशल इवेंट्स, सोशलाइजिंग बहुत आजकल की वुमेंस कर रही हैं, और यही सबको मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रेंड्स आप अपना खुद को बनाइए, अपनी पर्सनालिटी को देख करके, दूसरों को देख करके नहीं कि उसने ये पहना है तो मैं भी पहनूंगी। हो सकता है आप उसमें वो आपका वो लुक ना आए। तो ये मेरी जो है हाउसवाइफ्स को एक छोटा सा सजेशन है। तो अमित जी, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस फील्ड के बारे में बताया है, तो मैं आपसे आपकी स्ट्रगल के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आए हैं और जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आप हमारे नाजरीन को थोड़ा बताएं। मैंने IAFT से अपना जो है डिप्लोमा कोर्स लिया था। आज से 15-20 साल पहले कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो है डिग्रीज़ नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स हुआ करते थे। अगर मैं बात और बड़े डिज़ाइनर्स की भी करूँ तो पॉलीटेक्निक कोर्स या हौस खास में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉलेजेस हैं। ऋतु कुमार का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो उन्होंने भी पॉलीटेक्निक से किया है। और मैंने जब IAFT से अपना डिग्री हासिल किया तो मैंने अपना स्टार्टअप जो है HP सिंह एजेंसी जो नेहरू प्लेस में है, वहाँ पर मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी, जहाँ पर मेरा सिर्फ एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स बनाने का जो है मेरे को वहाँ पर अपॉइंट किया गया था। वो मेरा इंटर्नशिप पीरियड था। फिर उसके बाद मैंने FDCI में मैंने किया, फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में। उसके बाद मेरे को बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मिले और मुझे खुद ही नहीं मालूम चला कि मेरे रास्ते कैसे खुलते गए। तो अगर मैं अपने कलेक्शन की भी बात करूं तो इंद्रानी दास गुप्ता मेरे लिए चल चुकी हैं, सोनालिका सहाय हैं और वान्या मिश्रा है फेमिना मिस इंडिया की, वो भी मेरी शो स्टॉपर रह चुकी हैं। और सबसे पहला शो मैंने बॉम्बे में किया था ग्रैंड हयात में। तो ये इंटर्नशिप्स का नतीजा ही था जो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थिंक एज अ डिज़ाइनर बन करके अपना कलेक्शन लॉन्च करने के लिए मैं मुंबई ही मैंने पहली बार देखी थी। तो वो बहुत स्ट्रगलिंग रहा था क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। वो रिटेल्स ज्वेलर्स वालों का शो था जिसमें फ़राह खान जो ऋतिक की हैं उनकी ज्वेलरी थी और मेरी उसमें सारा डिज़ाइनिंग प्लस स्टाइलिंग भी थी। 2005, अब मुझे ऐसे ईयर तो याद नहीं है बट हाँ यस, आप मेरा सोशल मीडिया पे सब कुछ है अवेलेबल। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे रास्ते खुलते गए। मैंने पेजेंट्स में भी किया, सुभारती यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने 2-3 पेजेंट्स अपने ऐसा जज किए।
तो रास्तों का स्ट्रगल तो देखो बहुत की है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद हर प्रोफेशन में स्ट्रगल है। जी। चाहे वो डिज़ाइनिंग की हो, डॉक्टर की हो, आपको कुछ भी करना हो, तो एक लड़के के लिए ये स्ट्रगल मेरे लिए बहुत, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आए मेरी भी लाइफ में, बहुत सी कंट्रोवर्सी से भी मैं गुजरा, क्योंकि जो मेरा उठना बैठना काफ़ी सेलेब्स के साथ हुआ, तो उसमें कंट्रोवर्सीज़ में भी मैं बहुत घिरा, तो उससे मैंने अपने आप को खूब बचाया है। और अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अचीवमेंट्स तो मुझे बेस्ट फैशन डिज़ाइनर अवार्ड भी मुझे दिल्ली में मिल चुका है, बिजनेस अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, नेक्सस लीडर्स का भी मुझे अवार्ड मिल चुका है, और MP सिंह बघेल जी थे, उन्होंने मेरे को वहाँ पर सम्मानित किया था। तो इट्स अ वेरी ह्यूज लिस्ट। और पेजेंट्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली 17 ब्यूटी पेजेंट्स ऑल ओवर इंडिया मैंने जज किए हैं। हैदराबाद किया है, दिल्ली किया है, मेरठ किया है, नोएडा किया है, मिस्टर एंड मिस गाज़ियाबाद भी किया है, जिसमें उर्वशी रौतेला भी हमारे बीच में शामिल थी, जज थी, और अर्शी खान थी, शेफाली बग्गा थी। तो इन लोगों के साथ मैंने काफ़ी फैसिलिटेशन भी मैंने किए हैं। और यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो IAFT यहाँ पर दिल्ली में जो साउथ एक्स है, वहाँ पर मैंने फैकल्टी की भी जॉब की है, एक्सपोर्ट हाउस में भी मैंने जॉब करी है। मतलब मुझे ये था कि मुझे अपना नाम कमाना है, पैसों को मैंने नहीं देखा। स्ट्रगल तो, क्योंकि कई लोगों की स्ट्रगल भी रुक जाती है फाइनेंशियली देख करके कि भाई हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मतलब मैंने दिन रात कुछ नहीं देखा, बस मुझे ये था कि मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे शोहरत बाद में मिलेगी। मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी शुरू से ही डिफरेंट रही है कि पहले जब आपका नाम हो जाएगा तो पैसा आपके पास खुद आएगा। आई थिंक एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक पैशन है कि अगर मुझे कोई शो का या काम की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहूँगा। तो ये मेरी स्ट्रगल बहुत रही है। मीडिया कवरेजेस में भी बहुत स्ट्रगल है। तो अमित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी अपॉर्चुनिटी खुद को प्रूव करने की आपको मिलती है और आप उसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं हैं, उसे ग्रैब करके रखते हैं, तो इसी तरीके से सभी के जो हमारी लाइफ है या हमारी यूथ है या हाउसवाइफ है, उसी तरीके से वो सब आगे बढ़ते हैं। और इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप को जो हमारी फील्ड है उसमें प्रूव कर सकें। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी नाज़रीन को इतनी सारी जानकारियों से आपने फैज़ियाब किया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और हमेशा की तरह नज़र डाल लेते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। अरसा पहले नम्रता ने अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब संजोए। बिहार से दिल्ली आई ये सोचकर कि एक मकाम पाना है, नाम कमाना है। वक्त के साथ चली और वह मकाम भी आया कि नम्रता किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। जब नम्रता एक कामयाब टेलीविजन सहाफी बनी और सालों तक न्यूज स्क्रीन की जीनत बढ़ाती रही। इस बीच नम्रता ने नाम के साथ इज्जत भी कमाई, लेकिन एक बात जो उन्हें हमेशा चुभती रही और वो थी उनको ना मिलने वाला सुकून। नम्रता के पास वो सब कुछ था जिसकी वो बेहतर हकदार थी, जो कि हर एक कामयाब शख्स पाना चाहेगा। नम्रता को सहाफत के दौरान ही गरीब और लाचार खवातीन को देखकर तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो गए थे, लेकिन फैसला नहीं ले पा रही थी। इन औरतों की मदद कैसी की जाए, उन्हें एम्पावर कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन नम्रता ने फैसला कर लिया और सहाफत की नौकरी और ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर गैर सरकारी इदारे की शुरुआत की। शुरू में बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी नम्रता ने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि शुरुआत में उनके बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी नौकरी छोड़ने के फैसले को गलत करार दिया, लेकिन नम्रता ने किसी की एक ना सुनी और अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाती गई। और आज नम्रता के इदारे से निकला हर प्रोडक्ट बाजार में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। इस इदारे में कई तरह के घरेलू प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे चिप्स, पापड़, अचार, मसाले, बड़ी वगैरह। इसके साथ साथ नम्रता का 2 चीजों पर बहुत खास ख्याल रहता है और वो है उसकी क्वालिटी और सफाई। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डाल लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खों पर। अगर आप अंडा खाने के शौकीन हैं, तो लाजमी आपका नाश्ता बिना अंडों के मुकम्मल ही नहीं होता होगा।
फिर चाहे वो ऑमलेट की शक्ल में हो या फिर हाफ फ्राई या बॉयल एग। अंडे की हर डिश होती इतनी जायकेदार है और फिर इसमें भरपूर प्रोटीन भी तो होता है, लेकिन खाने में जितना अच्छा ये लगता है, बाद में परोसे गए बर्तनों में उतनी ही खराब स्मेल भी आ जाती है। और कभी कभी तो बर्तन धोने के बाद भी ये महक बर्तनों में रह ही जाती है। तो चलिए आज हमारा ये नुस्खा आजमा कर देख लीजिए कि कैसे ये महक बर्तनों से कोसों दूर भाग जाएगी। अंडा खाने के बाद आप चाय तो जरूर पीते होंगे ना, तो बस इसी चाय को छानने के बाद जो गीली बची हुई पत्ती रह जाती है, उसको फेंकने के बजाय इन बर्तनों पर अच्छी तरह से मल लें। फिर बर्तन को पानी से धो लें। फिर देखें अंडे की महक कैसे छू मंतर हो जाती है। फिर इसके बाद एक बार साबुन से भी बर्तन को जरूर धो लें, जिससे वो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैजियाब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।